Hello my dear students. In the last video we have studied about 5 types of forests. Now we have to move further with the many more types of forests which are pending, right? So let's start with that. The next type of forest is coniferous forest. Now what is this coniferous forest? See, these types of forests are mainly found in those regions where there is the एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उन एरियाज़ में इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वो एकदम स्ट्रेट होते हैं, टॉल होते हैं एंड एवरग्रीन होते हैं। ये फॉरेस्ट की एक तरह से क्वालिटी है। ओके, अब इनकी जो लीव्स होती है वो छोटी होती है एंड उनकी टिप जो होती है दैट इज़ निडल लाइक, ठीक है, पतली तीखी नुकीली सी टिप होती है। यहाँ पे ज़्यादातर सॉफ्टवुड ट्रीज पाए जाते हैं। अब ये सॉफ्टवुड ट्रीज क्या होता है? सी, सॉफ्टवुड ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जिनमें से वुडन आर्टिकल्स बन सकते हैं, लाइक मैटस्टिक्स, देन पेपर, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लाईवुड, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवुड ट्रीज में से बनती हैं। मीन्स आप सोच सकते हो कि ये फॉरेस्ट हमारे कितने ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज कॉमर्शियल पर्पस में तो ये हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, राइट? तो वो सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है बनाना? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सॉफ्टवुड ट्रीज। अब कौन से रीजन्स में इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो दे आर मेनली फाउंड इन द फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, सदर्न कनाडा, रशिया, साइबेरिया। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये फॉरेस्ट ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सी वैरायटी के ट्रीज़ होते हैं? तो दे आर फिर पाइन, कैडर, स्प्रूस, ये कुछ ट्रीज़ हैं जो इन एरियाज़ में पाए जाते हैं। अब इस फॉरेस्ट का एक और नाम है, लोकली वहाँ के लोग इस फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? टाइगा, टाइगा। ओके, ये जो है ये इसका दूसरा नाम है। दैट ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन कि व्हाट इज द नॉर्दर्न नेम ऑफ द कॉनिफरस फॉरेस्ट? दैट इज टाइगा। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। सी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो हैं वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि दीज टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल जोन्स। ओके, ट्रॉपिकल जोन्स ऑन द आइदर साइड्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट के आसपास में जो ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं वहाँ पे ये टाइप के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। इन एरियाज़ में रेनफॉल जो है ना वो मॉडरेट लेवल पे होती है, मतलब मीडियम लेवल पे होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मॉडरेट रेनफॉल वाले ये रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो थोड़ा थिन रहता है एंड इन रीजन्स में ज़्यादातर आपको श्रब्स, ग्रास और स्मॉल ट्रीज देखने को मिलेंगे। ओके, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट है इसीलिए। अब इन ग्रासलैंड्स को सावन भी बोला जाता है। ओके, ये ज़्यादातर कौन सी एरियाज़ में देखने को मिलते हैं? तो वी कैन से लाइक ग्वाना हाईलैंड्स इन साउथ अमेरिका, देन ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, देन सदर्न एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इस टाइप के ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज़ द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट में देखने को मिलेंगे जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट हो। मीन्स वी कैन से दैट कि एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ मॉडरेट रेनफॉल। अब ये जो है ना ज़्यादातर कॉन्टिनेंट के इनर साइड पे, कॉन्टिनेंट के जो इंटीरियर वाले साइड्स हैं ना वहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर मैं मेजर ग्रासलैंड्स की बात करूँ, जो पॉपुलर एंड मेजर ग्रासलैंड्स हैं इस टाइप के, दे आर स्टीप्स ऑफ यूरेशिया, दैन प्रेयर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका, पम्पास इन साउथ अमेरिका। ये कुछ फेमस नाम हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के विच कैन बी आस्क्ड इन 1 और 2 मार्क क्वेश्चन। अब ये जो फॉरेस्ट है ये यूज़ किसके होते हैं, क्या काम आएंगे ये वाले फॉरेस्ट? तो ये वाले जो ग्रासलैंड्स हैं वो मोस्टली कैटल रियरिंग के लिए काम आते हैं एंड अदर देन दैट इन एरियाज़ में ज़्यादातर ना वीट और मेज क्रॉप्स जो है उसका कल्टिवेशन किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द तंद्रा वेजिटेशन। अब ये तंद्रा वेजिटेशन क्या है? सी, these types of vegetation are mostly found in the high latitudes areas. high latitude वाली जो areas होती है ना उन regions में ये type के vegetations देखे जाते हैं। इनकी अगर exact location की बात करूँ तो आर्टिक सर्कल के नॉर्थ साइड पे
उस साइड पे इस टाइप के वेजिटेशन ज़्यादा होते हैं। मोस्टली यहाँ की जो एरियाज़ होती है ना, अभी हमने देखा था, देखो नॉर्थ साइड में ना ठंड बहुत पड़ती है अगर ऊपर वाले रीजन्स में जाऊँ तो नॉर्थ साइड की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इन एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है। अब हैवी स्नोफॉल होने की वजह से यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्नो की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं। तो प्लांट्स जो है यहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं यहाँ पे फाउंड होते हैं लाइक लिचन, सेजेस एंड मॉसेस। ये कुछ प्लांट्स ही हैं जो यहाँ पे ग्रो करके सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादातर ना शॉर्ट श्रब्स देखने को मिलेंगे लाइक विलो ट्रीज, जुनिपर, बिट्स। ये जो है छोटे छोटे श्रब्स होते हैं। समर सीजन के टाइम पे इस टाइप के प्लांट्स जो है यहाँ पे ग्रो होते हैं। ओके, सो इस वेजिटेशन की खासियत क्या है कि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत होता है, इसीलिए ट्रीज़ ज़्यादा नहीं होते। कुछ गिने चुने ट्रीज़ है जो यहाँ पे होते हैं एंड समर सीजन में यहाँ पे कुछ श्रब्स ग्रो होते हैं। ओके, सो दीज वॉज द वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। देयर इज वन मोर दैट इज द डेजर्ट वेजिटेशन। अब देखो ये डेजर्ट वेजिटेशन जो है नाम से ही आपको पता चल रहा है दैट इज डेजर्ट एरियाज में होने वाला वेजिटेशन, है ना। अब डेजर्ट एरियाज का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई, है ना। तो हॉट एंड ड्राई वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल की अमाउंट बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। तो अब यहाँ पे तो वही वेजिटेशन होगा जो कम बारिश में कम पानी में सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पे भी वेजिटेशन बहुत कम होता है। मेनली यहाँ पे आपको कैक्टस या वो बुशेस वाले प्लांट्स देखने को मिलेंगे या फिर एकेशिया। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कॉमनली इन एरियाज में देखे जाते हैं। ओके, Now see students, as we have seen many types of forest, तो आपको इससे ये तो पता चल गया होगा कि फॉरेस्ट वेजिटेशन ये हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, राइट। बट हम ना बहुत सेल्फिश टाइप के हैं, राइट, क्योंकि हम अपने कंफर्ट के लिए इन्हीं फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं फॉर क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज, फॉर बिल्डिंग द बिल्डिंग्स, दैन रेसिडेंशियल एरियाज़ बनाने के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम फॉरेस्ट कट कर देते हैं। जिन चीज़ों से हमें बेनिफिट हो रहा है हम उसी को कट कर रहे हैं। इज़ इट राइट? Obviously not. So now it's a peak time. हम बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं। फॉरेस्ट ज़्यादा डैमेज करने की वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। एंड इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ा मीन समझ जाना, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बिन टाइम बारिश हो जा रही है, ये सारी कहानी इसी वजह से हो रही है बिकॉज इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया है। So we need to start taking the measures to conserve this natural vegetation. Now what steps we can take? See, first of all we should protect the forest reserves. Forest reserves create करने चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स भी बनाए हैं, राइट। अभी शिकार करना बैन है, उसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पेनल्टी लगेगी, कुछ सालों की जेल भी है। सो ये सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं। अदर देन दैट व्हाट वी कैन डू, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट, टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। कोई पर्टिकुलर एरिया में हम बहुत सारे ट्री प्लांटेशन करें तो उससे भी एक बोल सकते हैं कि पहले मैनमेड से, लेकिन एक फॉरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। फॉरेस्ट क्रिएट होगा तो अगेन यहाँ पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ चुका है, यानी जो फॉरेस्ट कट कर दिए हैं वो वाला इकोलॉजिकल बैलेंस हम थोड़ा बहुत यहाँ पे संभाल सकते हैं बाय एफॉरेस्टेशन। वी शुड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। जितना हो सके हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या, फॉरेस्ट कट करना। तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन को सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं, शॉर्ट में जो निपटे, राइट। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। अपने नीड्स के लिए हम लोग उसे डैमेज नहीं कर सकते हैं। अदर देन दैट वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर क्या होता है और फॉरेस्ट फायर लगती कैसे होगी? देखो, फॉरेस्ट में ना आग लग जाती है। कैसे? पहली बात तो इसके दो रीज़न है, एक ह्यूमन मेड, एक नेचुरल। अभी नेचुरल की बात करूँ तो देखो, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना, उसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। अब ये टेम्परेचर हाई क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। एंड हु आर डूइंग दिस पॉल्यूशन? ऑब्वियसली वी।
ह्यूमन बीइंग आर डूइंग द पॉल्यूशन एंड ड्यू टू दैट पॉल्यूशन टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड फॉरेस्ट फायर हो रही है। तो हम पॉल्यूशन रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो जब भी लोग फॉरेस्ट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे अगर किसी ने कुछ जली हुई चीज़ छोड़ दी है, लाइक बीड़ी पीते हुए या सिगरेट पीते हुए उन्होंने वहाँ पे वही फेंक दिया, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे आग लग सकती है। ठीक है, तो ये हमारी केयरलेसनेस की वजह से ही हो रहा है। तो वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स। अदर देन दैट वी शुड डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? देखो, एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जाता है फॉरेस्ट को, मीन्स क्रॉप्स जो हैं फॉरेस्ट कट कर दिए जाते हैं एंड उसकी जगह पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती हैं। नो डाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बेनिफिशियल तो हैं, राइट, लेकिन फॉरेस्ट कट करके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करना बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज एग्रीकल्चर आपको जितना बेनिफिट देगा ना उतना ही लॉस फॉरेस्ट कट करने से हो जाएगा, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना। तो द थिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदर देन दैट सोशल फॉरेस्ट्री शुड बी एनकरेज। सोशल फॉरेस्ट्रीज गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जो क्या करते हैं, ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो बैरन लैंड्स होते हैं ना वहाँ पे ट्रीज़ ग्रो करते हैं एंड ये ध्यान रखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं वो बने रहें, उनको कोई डैमेज ना करे, कोई कट ना करे। अदर देन दैट स्कूल चिल्ड्रन शुड बी अवेयर अबाउट दिस। स्कूल चिल्ड्रन में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए बाय डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लाइक वन महोत्सव होता है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। सो ये सारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं दैट इज़ जस्ट फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस। तो इन सारी चीज़ों में हमारा कहीं ना कहीं तो रोल बनता है एंड वी शुड कंट्रीब्यूट टू इट। I hope the whole forest topic and what we have studied, natural vegetation, this whole part is clear to you. Now we are moving to the second part of this chapter, that is wildlife. Now if I talk about the wildlife, see, wildlife is what we have already discussed. Wildlife is simply defined as the various species of animals that live together in a natural surrounding. एक कोई पर्टिकुलर नेचुरल सराउंडिंग में, यानी नेचुरल वेजिटेशन वाले एरिया जो मैंने आपसे कहा था फॉरेस्ट, इस टाइप के कुछ एरियाज में अगर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स रिसाइड करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है ना वो इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब अगर वाइल्ड लाइफ के केस में मैं बात करूँ ना तो सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है ना वो रिचेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है वाइल्ड लाइफ के केस में, बिकॉज यहाँ पे वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लाइक मेनली यहाँ पे लार्ज वैरायटी ना आपको रेप्टाइल्स, स्नेक एंड मैमल्स की देखने को मिलेंगी। एंड मोस्ट वेल नोन यू नो एनाकोंडा जो है यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द बर्ड्स के केस में कॉन्डर्स, दे आर द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे। देन रीज, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, ये ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द एनिमल्स तो पुमास, जगॉर्स, देन मंकीज़, ये जो एनिमल्स हैं इन एरियाज़ में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये कैसे दिखते हैं, आई हैव अटैच द फोटोज़, यू कैन सी इन द फोटोज़ कि ये कौन से एनिमल्स होते हैं, कैसे दिखते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली इन एरियाज़ में इस टाइप के बर्ड्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है ना वो मेनली ना अफ्रीका साइड के हैं। ठीक है, अफ्रीका साइड में जो है इन फॉरेस्ट में ज़्यादातर आपको एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स, राइनोसॉर्स, मंकीज़ एंड हिप्पोपोटामस, इस टाइप के एनिमल्स जो है ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और दूसरा हूव्ड एनिमल्स भी यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, लाइक चीता, डियर, लेपर्ड, दैन जिराफ, ज़ेब्रा, इस टाइप के एनिमल्स भी अफ्रीका साइड में ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। And if I talk about the next continent, see, in this topic we need to travel all the continents of the world. हम हर continent में देखेंगे कि क्या स्पेशल है, कौन सी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे अवेलेबल है। So we have discussed about the two, South America, and the next we have studied about the Africa, है ना। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की।
तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे यूनिक एनिमल्स देखने को मिलते हैं, लाइक हाफ ऑफ दीज एनिमल्स आर मार्सुपियल्स। अब आप ये सोचोगे मार्सुपियल्स क्या है? सी मार्सुपियल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वंस को आगे उनके ना पाउच बना होता है, उस एब्डोमेन के आगे पाउच होता है, उस पाउच में उनका बेबी होता है, तो वो अपने बेबी को पाउच में लेके घूमते हैं तब तक जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता एंड खुद चलना फिरना सारी चीज़ें नहीं सीख जाता। तो दीज काइंड ऑफ एनिमल्स आर नोन एज मार्सुपियल्स। ओके, अब ये कौन से एनिमल्स होते हैं? आपने ज़्यादातर कंगारू देखा होगा, है ना, कंगारू एंड वेलबी, ये एनिमल्स जो हैं मार्सुपियल एनिमल्स होते हैं और यहाँ पे 50% एनिमल्स तो ऐसे ही है। अदर देन दैट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर इमू और प्लैटिपस ये भी जो है ज़्यादातर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये तो बात हुई अबाउट ऑस्ट्रेलिया। इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट दैट इज़ द एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका में जो है आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा कि वहाँ के पेंगुइन बहुत फेमस है ना, वहाँ पे कॉमनली आपको पेंगुइन्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड अगर बर्ड्स के केस की बात करूँ तो स्नो पैट्रल जो वाइट डव होता है, वाइट कलर का कबूतर, वो फिर देर आर इवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एल्बेट्रस एंड सील, ये आपको वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज़ यूरोप। Europe is mainly consist of the wild boars, then sheep, then wolves, foxes, rabbits, ये आपको वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ एनिमल्स। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द बर्ड्स, तो बर्ड्स वहाँ पे स्काईलार्क्स, दैन नाइटिंगल्स, ये बर्ड्स जो है वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका अगर हम चलें तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर तो पोलर बियर्स जो है वहाँ के फेमस होते हैं, पोलर बियर्स आपको वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। एंड रेनडियर, रेनडियर आपने देखा होगा वो सेंटा क्लॉज नहीं क्रिसमस के टाइम पे उसमें बैठ के जाता है, तो वो जो चैरियट होता है वो रेनडियर खींचता है, राइट, तो रेनडियर भी वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। आर्टिक फॉक्सेस, दैन माउंटेन लायंस एंड मूसेस, ये जो एनिमल्स हैं आपको वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। सो इन दिस वे वी हैव ट्रेवल टू ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट, हम सारे कॉन्टिनेंट्स में देख के आए कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में किस टाइप की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ, सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में ये आती है कि आज के टाइम में एनिमल्स जो है ना उनके स्पीसीज कम होते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर एंडेंजर्ड एंड सम ऑफ देम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब क्या कि ख़त्म होने की तादाद पे है या मोस्टली वो लोग ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी एनिमल्स हैं जो अब के टाइम में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि आपने वो मूवी देखी थी कौन सी थी 2.0, राइट, 2.0 मूवी में आपने देखा होगा कि उसने मेनली किस बारे में डिस्कस किया है कि जो चिड़िया है उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो रास्ता भूल जाती है। अब क्यों भूल जाती है? ड्यू टू रेडिएशंस, राइट, जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके जो टॉवर हैं उसकी रेडिएशंस की वजह से उन पे असर हो रहा है एंड उनकी डेथ हो रही है। तो इसी तरह से हमारी बहुत सारी ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने कंफर्ट के लिए तो कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, it is our moral responsibility also to save this life because ये भी भगवान ने बनाई और हमारा कोई अधिकार नहीं है इसे डैमेज करने का, राइट। सो what we can do to conserve this wildlife, so we can take some steps. See, wildlife जो है mainly forest साइड पे पाई जाती है, तो अगर आप forest कंजर्व करोगे तो easily जो है खुद ब खुद wildlife कंजर्व हो जाएगी, राइट। सो Here I can say कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए। फॉरेस्ट तो आप कंजर्व करोगे बट वाइल्ड लाइफ कैसे कंजर्व होगी? तो देयर इज cities we can say कि that is a agreement which full form is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. It's an international agreement which is signed between governments. अब इस एग्रीमेंट के हिसाब से वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों लार्जली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, राइट। अगर आपने फॉरेस्ट कट किया तो जैसा कि हमने डिस्कस किया फॉरेस्ट कट कर दूंगी तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल्स की हैबिटेट चली जाएगी। एनिमल्स की हैबिटेट चली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल्स की डेथ हो जाएगी क्योंकि उनको सारी रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना।
Other than that, if I talk about the wildlife, we can create awareness programs in school students. Like जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, ये भी बताया है कि क्यों उसको कंजर्व करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। सिलेबस में तो चलो इंक्लूड किया है, बट वी कैन इवन ऑर्गेनाइज सम अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर creating the awareness regarding the forest and wildlife. And even government has taken one more step. It has created some national parks, वाइल्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, जहाँ पे एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है कोई भी वार नहीं कर सकता। लाइक शिकार के लिए लोग जाते हैं ना, तो उनके ऊपर कोई भी वार नहीं कर सकता, उनको कोई किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचा सकता। ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है, और जाने भी दिया जाता है ना तो वो खास देखते हैं कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे वो एनिमल को हार्म कर सके। तो ये सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने भी उठाए हैं। एंड हमें क्या करना है, हमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी तरह से इफ वी आर डैमेजिंग द वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, so we should stop those activities. Okay, so here our chapter is complete. I hope the whole chapter is clear to you. Thank you.